गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैव विविधता के ऊपर जो हमारा आज का जो तृतीय वीडियो है उसमें हम जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उसके अंदर जो IUCN है जिसके द्वारा रेड जो डेटा जो बुक जारी की जाती है उसके अंदर विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर जो स्पेसीज़ जो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, जो समाप्त हो रही हैं या उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये अग्रणीय संस्था है जो कार्य कर रही है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर जो भारत के अंदर भी जीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, विभिन्न जो प्रावधान उन अधिनियमों के अंतर्गत किए गए हैं, उसके ऊपर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ इस स्लाइड में हम ये देख पा रहे हैं कि जो रेड जो डेटा बुक है, जिसको मैंने आपसे पहले कहा था कि जो रेड जो लिस्ट जारी की जाती है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसको हम ये भी कहते हैं IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज़, जो हैं जो खतरनाक स्तर पे हैं या उन स्पेसीज़ के जीवन के ऊपर जो खतरा है उन सब स्पेसीज़ को इसमें शामिल करते हैं। जो IUCN है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, ये दो संस्थाओं के साथ मिलकर, एक तो ग्लोबल स्पेसीज प्रोग्राम और दूसरी जो है द स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 ईयर्स से प्रजातियों, उसकी जो सब जो स्पेसीज़ हैं उनकी सबके संरक्षण की स्थितियों को उजागर करती है, उनको संरक्षण को प्रोत्साहित करने का काम करती है। IUCN रेड लिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जो रेड लिस्ट जो जारी की जाती है या उसको पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहा था वो IUCN ही रहा है। यहाँ IUCN के संदर्भ में या जो रेड जो डेटा लिस्ट जो जारी की जाती है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1964 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। और जो इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे बात की वो IUCN है। ये एफिलिएशन इसके द्वारा जो दिया गया है, जो विभिन्न जो संस्थाएं इससे जो जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर यहाँ हमने लिस्ट में आपको बताने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन हो या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन हो, इंटरनेशनल नेचर सर्व हो, बॉटनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनको एफिलिएशन यहाँ से मिला हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग अलग देशों के अंदर ये काम करती हैं। ये जो IUCN के द्वारा जो कैटेगराइज किया गया है जो रेड लिस्ट को, वो 9 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। यहाँ हमने चार्ट के अंदर आपको 7 दिखाई हैं। 2 जो कैटेगरीज़ हैं वो हैं जिनके जो डेटा हमारे पास या तो है नहीं या उनके सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं है। तो उन 2 कैटेगरीज़ के साथ साथ यहाँ पर ये जो 7 कैटेगरीज़ हैं उनके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी इसके अंदर हम शामिल करते हैं वो एक्सटिंक्ट है, जो वे प्रजातियाँ जो वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो गई हैं या वर्तमान में उनका जो अस्तित्व है वैश्विक स्तर पर पूर्णतः समाप्त हो गया है, उनको यहाँ पर हमने शामिल किया है। दूसरी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो स्थितियाँ हैं या वनों के अंदर जो स्थिति है वन से विलुप्त हो गई हैं, उनको इसके अंदर जो EW जो कैटेगरी है सेकंड वाली, इसके अंदर ये तो एक्सटिंक्ट होगी। ये हमारी जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड उसके अंदर जो वनों से विलुप्त हो गई है, और ये वो जो विश्व के अंदर जिन प्रजातियों पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं या उनकी अब उपस्थिति नहीं रही है, ये EW जो जंगली अवस्था के अंदर या उनके जो नेचुरल जो हैबिटाट था वहाँ से जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, या हम ये कहें कि उनको हम अभी चिड़ियाघरों के अंदर या आर्टिफिशियल जो हैबिटाट बना के उनको कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है, तो उनको हम या इस यूनिट के अंदर EW जो कैटेगरी है उसके अंदर शामिल करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम जो थ्रेटेंड जो कैटेगरी है उसको हमने यहाँ 3 उसमें डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं, CR, EN और VU। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर विश्व के अंदर जिनको हम संरक्षित कर सकते हैं, जिनको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। जो CR कैटेगरी है उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं,
और ये वो प्रजातियां हैं जिनके ऊपर विलुप्त होने के ऊपर एक गंभीर खतरा बना हुआ है। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है इस कैटेगरी में किसी भी जो स्पेसीज को रखने का है, ये वो प्रजातियां जो पिछले 10 वर्षों से जिनकी संख्या 90% 90% कम हो चुकी है, या इनकी संख्या जो है वो वैश्विक स्तर पर 250 से भी कम रह गई है, और 3 वर्षों से 25% की उसके अंदर डिग्रेडेशन या उन प्रजातियों के अंदर कमी आई है, उनको यहाँ शामिल करते हैं। केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष रह गई हो। साथ ही 10 वर्षों में 50% प्रजातियों के विलुप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो बनी हुई हो, यानी कि उनके समाप्त होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो उन सब को, उन प्रजातियों को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है, सीआर जो थ्रेटेंड, जो उसकी पहली कैटेगरी जो सीआर है उसके अंदर हम शामिल करते हैं। दूसरी है एंडेंजर्ड, जिसको संकटग्रस्त जो वो प्रजातियां होती हैं उनको शामिल करते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है इस कैटेगरी के अंदर किसी भी स्पीसीज को शामिल करने का, 10 वर्षों में प्रजातियों की जो संख्या है 70% 70% कम हो गई हो, या ये कहें 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष रह गए हों, 20 वर्षों में 20% प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका हो, उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। प्रजातियों की संख्या 2500 से कम हो, 5 वर्षों के अंदर 20% कमी होने की जहाँ संभावनाएं हों, उसको हम एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर शामिल करते हैं। तीसरी जो थ्रेटेंड उसके अंदर जो आती है, जो वल्नरेबल जो है, या ये कहें कि जो सुभेद्य है, जिनके ऊपर संकट की स्थिति बनी हुई है, उन प्रजातियों को शामिल करते हैं। इसके अंदर वे प्रजातियां जिनकी संख्या पिछले 10 वर्षों में 50% से भी कम की कमी दर्ज की गई हो, उनको शामिल करते हैं। प्रजातियों की संख्या जो वैश्विक स्तर पर 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर उसके 10% की कमी आ रही हो, केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या रह गई हो, रिमेनिंग रह गई हो, उसको सुभेद्य जो कैटेगरी है थ्रेटेंड के अंदर, उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ये कहें कि फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, तो एग्जिस्टेंस जो है उसका बहुत हाई रिस्क पे है, उसको हम अब दूसरी जो कैटेगरी है जिसको हमने लिस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है, उसके अंदर नियर थ्रेटेंड जो प्रजातियां हैं उसके नज़दीक जो होती हैं, भविष्य के में उसके ऊपर संकट की जो स्थितियां हैं बनी हुई होती हैं, उनको हम जो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। और जो लीस्ट कंसर्न जो एलसी जो कैटेगरी है, उसके अंदर उन प्रजातियों को जिनके ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है, ले प्रजाति अधिक संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन भविष्य में ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर संकट की स्थिति नहीं आएगी। तो ये जो लिस्ट कंसर्न जो कैटेगरी है उसके अंदर इन 2 कैटेगरीज को शामिल किया है। तो इन 7 कैटेगरियों के अलावा हमने 2 कैटेगरी की बात की। एक वो कैटेगरी जिनके अंदर हमारे पास डेटा की जो डेफिशिएंसी है, उन आंकड़ों का हमारे पास प्रभाव आकलन जो कर रहे हैं वो नहीं है, और कुछ इस तरह की प्रजातियां हैं जिनको अभी तक हम एवेल्युएट नहीं कर पाए हैं, अनाकलित हैं, उनको शामिल करते हैं। तो यहाँ IUCN के द्वारा जो क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है उसकी हमने यहाँ बात की। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसके चर्चा हम करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो भारत के अंदर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में हम लेके आए उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और इसका उद्देश्य भी ये था कि भारत के अंदर जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं, चाहे वो वनस्पति से हो, चाहे वो जीव जंतुओं से संबंधित हो, उनको संरक्षण किस तरह से प्रदान किया जाए, या ये कहें कि हमारे भारत में स्थानीय स्तर पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड डेटा बुक के अंदर उन प्रजातियों को संकलित कर उनको संरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक वैसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर हमने 6 अनुसूचियों का यहाँ पे बनाई है, और उस अनुसूचियों के अंदर जो सूचीबद्ध जो प्रजातियाँ हैं उनके संरक्षण के ऊपर जोर दिया गया है। तो 6 अनुसूचियों के अंदर जो फर्स्ट से 4th जो अनुसूची है उसके अंदर जानवरों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, या ये कहें कि इस तरह के व्यापार के ऊपर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंदर के भाग 2 में सूचीबद्ध जो
जिन प्रजातियां हैं जो जिनको हम पूर्ण संरक्षण उनको प्रदान करते हैं, अगर यहाँ उनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अत्यधिक आर्थिक जो भार है उसको यहाँ लगाया जाता है। अगर इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनुसूची फर्स्ट के अंदर कुछ जो स्पेसीज़ हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो एक तरह से अभी संकट की स्थिति में है, उनको प्रोटेक्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे भारत के अंदर पूँछ वाला जो बंदर होता है उसकी बात करें, गैंडे की बात करें, एक सींग वाला जो गैंडा है जो आसाम के अंदर मानस जो नेशनल पार्क है वहाँ भी देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान के अंदर हमें जो गोडावण जो पक्षी है उसकी हम बात करें, या नारकोडम हॉर्नबिल की जो अगर हम बात करें, नक्शे से भी हम उनको देखना चाहें तो ये एक पूँछ वाला बंदर है, इसको ये एक सींग वाला जो गैंडा है उसकी हम बात करें, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये हॉर्नबिल है। तो ये कई बार हम मैप से उन जो प्रजातियां हैं उनको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर जिनको हमने शामिल किया है उसके अंदर तो रिसस बंदर है और किंग कोबरा सब जानते हैं, जो अत्यधिक जहरीला होता है। फ्लाइंग स्क्वाइल जो गिलहरी होती है उड़ने वाली उसकी बात करें, और हिमालयन जो ब्राउन बियर है उसको हम यहाँ शामिल करते हैं। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो बंदर है जिसको हमने इसके अंदर रेसस मस्क्यू है उसको शामिल किया है, ये उड़ने वाली जो गिलहरी है, यह किंग कोबरा है, और ये हिमालयन ब्राउन जो बियर है उसको हमने यहाँ जो अनुसूची 2 है उसके अंदर शामिल किया है। जो अनुसूची 3 और अनुसूची जो 4 है इसके अंदर भी जिनको लिस्टेड किया है वो पूर्णतः उसको संरक्षण प्रदान है, लेकिन यहाँ पर जो भार जो आर्थिक भार लगाया जाता है वो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की तुलना में काफ़ी कम होता है, उनकी तुलना में कम होता है। अनुसूची 3 के अंदर जिनको हमने शामिल किया है उनको नीलगाय, गोरैल, भौंकने वाला हिरण। अनुसूची 4 के अंदर जिसको हमने शामिल किया है वो गिद्ध है, मुंगस है। हम इस मैप से भी हम देख रहे हैं, ये सब हम लोग परिचित हैं, सब गांव के जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि ये नीलगाय है, और ये हिमालयन जो गोरैल है उसकी बात हमने की। ये जो भौंकने वाला जो डियर है वो जो हिरन है उसको अनुसूची 3 में शामिल किया है। अनुसूची 4 के अंदर ये मुंगस है, और ये जो है गिद्ध है जिसको अनुसूची 4 के अंदर हमने शामिल किया है। अनुसूची 5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो अनुसूचित जानवरों को हम परजीवी बर्लिन जो स्पीसीज़ हैं उनको शामिल करते हैं। इनका शिकार किया जा सकता है, चाहे वो चूहे हो, छछूंदर हो, कौवे हो, फ्रूट बैट हो, फ्लाइंग फॉक्स हो, उनको हमने यहाँ शामिल किया है। अनुसूची 6 है, इसके अंदर जो सूचीबद्ध जो पौधे हैं उनकी जो सब ट्राइब्स हैं उनका व्यापार करना, संग्रह करना, खेती करना को हमने प्रतिबंधित किया है। विशेषकर जो प्लांट्स है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ अनुसूची 6 के अंदर शामिल किया है, चाहे वो रेड वंडा हो, ब्लू वंडा हो, पौधे जिसके पत्ती सुराही जैसी होती है उन प्लांट्स को, आर्किड को इसका हमने शामिल किया है। ये रेड वंडा जो प्लांट है उसको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ब्लू, ये जो एक तरह से पीछे जो प्लांट्स होते हैं उनको, और ये ऑर्किड जो होते हैं उनको हमने यहाँ शामिल किया है। तो ये दोनों ही, चाहे वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो या IUCN जो रेड जो डेटा जो बुक है उसकी बात करूं, तो ये दोनों ही जो विभिन्न वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पर जो प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं उनके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका यहाँ हमने अध्ययन किया। बहुत सारी और स्पीसीज़ हैं जिनको हमने यहाँ लिस्टेड नहीं किया है, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बार बार ये जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर जो उसका क्लासिफिकेशन है जिसको हमने 9 भागों में डिवाइड किया उसका बात पूछी जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 6 अनुसूची हमने शामिल किया। भारत की कौन कौन सी जो स्पीसीज़ हैं जिसको इसके अंदर हमने प्रोटेक्शन प्रदान, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, या उनकी जो सब स्पीसीज़ है उनकी हो, उनको सबको यहाँ पर हमने बात की। तो ये चीज़ें जो हैं आप खुद भी थोड़ा बहुत, मैंने इस वीडियो में सब चीज़ों को हम शेयर नहीं कर सकते, हर स्पीसीज़ को हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइडेंटिफाइड जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आप बुक के अंदर इसको जाके पढ़ेंगे तो आपको जो ज्ञान है वो जो ये जो विषय जो अभी जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये सभी क्लास के लिए उपयोग है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नेट हो, UPSC हो, आप अगर RS की एग्ज़ाम देते हो, स्टेट PCS कोई भी हो, वहाँ भी आपके लिए उपयोगी हैं। तो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो आपको ये जो वीडियोज़ हैं
अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि वास्तव में आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। मैं फिर बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ को वो लोग देख रहे हैं ज़्यादा 90% जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 5 से 10% लोग वो हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो इसको देख पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नॉन सब्सक्राइब्ड हैं मुझे सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि मुझे ये पता चले कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे मेरी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद मिलती है। आप लोग अगर मुझे कमेंट करते हैं तो उससे मुझे मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी में, कंटेंट में सुधार करने का जो है एक दिशा मिलती है। धन्यवाद।